स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी तैयारी करें यूपी टेट और पेपर वन की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में परीक्षा स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको दिखाएंगे। पैटर्न आपको पता है कि फैक्ट आधारित प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में सीधे आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि जैव विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल वन क्षेत्र बढ़ाना होगा, विभिन्न जीवों की प्रजातियों का संरक्षण होगा, उद्योगों की स्थापना या शहरों का विस्तार। कौन सा होगा? पहले प्रश्न का उत्तर फटाक से बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर केवल वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं होगा, बल्कि उद्योगों का स्थापना करना ये भी नहीं होगा और शहरों का विस्तार यह भी नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा बी वाला ऑप्शन, विभिन्न जीवों की प्रजातियों का संरक्षण। बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आज की क्लास में कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घटक है। अपघटक की बात किया जा रहा है। अपघटक कौन सा है? डीकम्पोजर की बात कर रहा है। ध्यान से हर प्रश्न समझिए। अपघटक, ठीक है। शेर है, गाय है, कवक है या चेल है? चलिए फटाक से कमेंट करिए और बता दीजिए। अगर आपको भी इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे पेपर में तो यकीन मानिए ये थोड़ा सा गलत होने वाला प्रश्न है, ठीक ना। बिल्कुल सही। यहाँ पर कवक जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जल संरक्षण का सबसे प्रभावी घरेलू उपाय कौन सा है? नल खुला छोड़ना। अगर बात जल संरक्षण की जा रही तो अगर आप नल खुला छोड़ दे रहे हो तो कहाँ से भाई साहब जल संरक्षण हो रहा है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्षा जल संचयन, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अधिक पंपिंग, बिल्कुल नहीं होगा। और डी ऑप्शन पाइप से सड़क धोना। भाई साहब सड़क धोएंगे तो जल संरक्षण कहाँ से होगा? इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिएगा, तीसरे का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। क्या कारण है? वृक्षारोपण है, सौर ऊर्जा है, वाहन धुआं है या वर्षा है? कौन सा होगा हमारा इसका उत्तर? फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, बिल्कुल वायु प्रदूषण की बात किया जा रहा है तो वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण नहीं होगा। और सौर ऊर्जा, आपको भी पता है कि सौर ऊर्जा थोड़ा भी प्रदूषण नहीं फैलाता, इसलिए हमारा यह भी नहीं होगा। और वर्षा से तो जो है वायु प्रदूषण साफ होता है, ये आप जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली में आए दिनों क्या कहते हैं, कृत्रिम बारिश करवाते हैं ना, कैसे ट्रकों पर पानी छिड़कते हैं ना, वही हो गया कृत्रिम बारिश उनका। ठीक, तो यहाँ पर जो वाहन से धुआं निकलता है यही हमारे वायु प्रदूषण फैलाता है। नोट करिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक। क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड की जा रही है। भाई साहब फ्री में पढ़िए आप हमारे साथ, ठीक। चलिए, खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पर कौन आता है? उपभोक्ता आएगा, अपघटक आएगा, उत्पादक आएगा या मांसाहारी आएगा? फटाक से बता दीजिए कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पर कौन आता है। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात की जाए खाद्य श्रृंखला के प्रथम स्थान की तो यहाँ पर सबसे पहले आता है उत्पादक, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो उत्पादक करता है वही हमारा सबसे पहले खाद्य श्रृंखला पर आता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? मधुमेह, हैजा, रक्तचाप या कैंसर? संक्रामक का मतलब छुआछूत से जो फैलने वाला रोग होता है वो, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपके शरीर में पहुंच सकता है यह। चले, बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग बी भी बता रहे हैं और कुछ लोग डी भी बता रहे हैं। देखिए भाई साहब, कैंसर जो है ना, कैंसर या संक्रामक रोग नहीं बल्कि हैजा है या संक्रामक रोग। यह रोग जैसे कि कोई किसी को हुआ है तो वह सांस ले रहा है या छींक रहा है या खांस रहा है, उसके माध्यम से भी हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा जानते रहिए इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कंपोस्ट खाद किससे बनती है? प्लास्टिक से, धातु से, जैव अपशिष्ट से या कांच से? चले,
कंपोस्ट खाद किससे बनती है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। तो यहाँ पर प्लास्टिक से कोई भी खाद नहीं बनता और ना ही कांच से कोई खाद बनता है। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से चुनिए और हमें भी कमेंट करके बताइए कौन सा आप चुन रहे हो उत्तर। चलिए बिल्कुल सही। यहाँ पर धातु से नहीं होगा बल्कि जैव अपशिष्ट हमारा सी वाला उत्तर सही होगा। नोट कर लीजिए। आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? मरुस्थल है, महासागर है, पर्वत है या वन है? चलिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए कि वन जो है ये सबसे बड़ा नहीं है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, और ना ही पर्वत है और ना ही मरुस्थल। तो जो हमारा उत्तर होगा वह होगा महासागर, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह महासागर ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं समुद्र में। आप सुने तो होंगे, नहीं तो पढ़े होंगे। ठीक है, चले बिल्कुल सही। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बी वाला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वच्छ पेयजल के लिए उपयुक्त विधि है, कौन सा विधि है? बिना छाना पानी, उबालना, खुले में रखना या मिट्टी मिलाना। अगर भाई साहब मिट्टी मिला देंगे तो कौन सा स्वच्छ पेयजल होगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। अगर आप खुले में रख रहे हैं ये भी हमारा गलत होगा, और बिना छाना पानी तो ये तो गलत है ही। अगर आप पानी को उबाल दे रहे हैं तो पानी किसी भी प्रकार का हो तो वह शुद्ध माना जाता है। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पानी को उबाल देंगे तो जो उसके अंदर कीटाणु रहते हैं ना वो मर जाते हैं, जिससे आपको कोई हानि नहीं होती। ठीक है, चलिए क्लास की स्पीड इसी प्रकार से रखी जाती है, खास करके एबीएस में। एबीएस हमें बहुत अधिक पढ़ना है, ये आपको भी पता है। तो अब आप हमारे साथ डेली जुड़िए, क्योंकि हर दिन क्लासेज हो रहे हैं, चाहे सीडीपी हो रही हो, चाहे हिंदी हो रही हो, चाहे एबीएस, चाहे एसएसटी। आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर देखिए इन क्लासेज को, और मिडिल वालों आप एसएसटी को भी देखिए। ठीक, बाकी एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि हिंदी का सिलेबस और सीडीपी का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। ओजोन परत मुख्यतः किससे रक्षा करती है? धूल से, अम्ल वर्षा से, पराबैंगनी किरणों से या वायु दाब से? चलिए फटाक से कमेंट करिए कि ओजोन परत मुख्यतः किससे रक्षा करती है। तो आप सब जान जाइए कि ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है हमारा समताप मंडल में पाया जाता है, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं हर बार। ठीक, चलिए बिल्कुल बहुत ही लेंदी विषय है आपका ईवीएस, समझ लीजिए ईवीएस तो पढ़ना है, साथ में भूगोल भी पढ़ना है, कुछ पार्ट विज्ञान भी पढ़ना है आपको, यूपी जीके पढ़ना है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा हार्ड होता है यह हमारा ईवीएस का पेपर। ठीक, 30 प्रश्न आते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए हरित क्रांति का संबंध पूछा जा रहा है, तो ये कृषि उत्पादन से, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, आप जानते होंगे। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि परिवार का सबसे छोटा सामाजिक इकाई रूप है, क्या है? ग्राम है, राज्य है, परिवार है या विद्यालय है? फटाक से कमेंट करके बताएंगे परिवार का सबसे छोटा सामाजिक इकाई रूप। प्रश्न संख्या 12। चलिए देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं। परिवार का सबसे छोटा सामाजिक इकाई सुनते ही कई लोग ग्राम मारने लगे हैं, उत्तर ए ऑप्शन सही करने लगे। भाई साहब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है, अगर परिवार की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वह परिवार होता है, सी वाला उत्तर सही होगा। अगर आपको भी प्रश्न मिल जाए कि बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है, तो प्रथम शिक्षिका होती है माँ। और प्रथम विद्यालय कौन सा होता है, तो वह परिवार होता है, ये आप जानते रहे, क्योंकि हर बार प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर बन रहा है। ठीक, चले आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, सौर ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है? चलिए बताइए फटाक से।
निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? प्रश्न संख्या 13। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा, अक्षय संसाधन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में या पेट में? बताइए, हमारे शरीर में हमेशा रक्त का शुद्धिकरण होते रहता है। यही आपको बताना है कि किस स्थान पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए फटाक से कमेंट करिए, 5 सेकंड का समय लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ज़्यादा तेज क्लास नहीं कराएंगे यहाँ से, अब क्लास को धीमे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए, अगर आपको समझ नहीं आ रही थी उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्लास की स्पीड अब धीरे कर दे रहे हैं। ठीक। चलिए, अगर बात की जाए रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, तो वो होता है गुर्दे में। आपको पता होना चाहिए, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक। बिल्कुल, यह इम्पोर्टेंट है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जल चक्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, दहन। चलिए, जल चक्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। फटाक से कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले जान जाइए कि जल चक्र की प्रक्रिया में शामिल कौन कौन सा है। वाष्पीकरण शामिल है, और संघनन शामिल है, वर्षा शामिल है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर दहन है, ये प्रक्रिया हमारा नहीं शामिल है। आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक। बिल्कुल, यह प्रक्रिया शामिल नहीं है। चलिए, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है, तो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? रोग फैलाना होगा, तत्काल सहायता देना होगा, ऑपरेशन करना होगा, अस्पताल बंद करना होगा। चलिए, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 16। तो आपको भी पता है, अस्पताल बंद कर देंगे तो प्राथमिक उपचार कैसे होगा? ऑपरेशन करना ये प्राथमिक उपचार नहीं होगा, और रोग फैलाना तो कभी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा, तत्काल सहायता देना, यानी कि बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक। चलिए, चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है? जल संरक्षण से नहीं होगा, ये होगा हमारा वन संरक्षण से। बी वाला उत्तर सही कर लीजिए। ठीक ना। चलिए, आगे आइए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख अभाव है, क्या अभाव है? संसाधनों पर दबाव, अधिक वर्षा, कम प्रदूषण, अधिक वन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बता दीजिए, कौन सा सही होगा। चलिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख प्रभाव, तो नोट करिएगा, जनसंख्या वृद्धि का प्रथम जो प्रभाव माना जाता है, प्रथम वो है हमारा क्या? चलिए, प्रश्न संख्या 18 बिल्कुल सही। यहाँ पर संसाधनों पर दबाव, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस अपशिष्ट है? तो धुआं है, प्लास्टिक बोतल है, ध्वनि है या गैस है? प्रश्न संख्या 19। फटाक से कमेंट करके बता दीजिए, कौन सा उत्तर होगा। चलिए, बिल्कुल कमेंट करिए, ए सही होगा, बी सही होगा या सी या डी, कौन सा सही हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग ए भी दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए, ठोस अपशिष्ट की बात किया जा रहा है। प्लास्टिक बोतल यही तो ठोस है। धुआं, धुआं जो है ये ठोस नहीं है। ध्वनि तो ठोस होता नहीं, गैस भी ठोस होता नहीं। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, प्लास्टिक बोतल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? केवल कार्बोहाइड्रेट, या केवल वसा, सभी पोषक तत्व या केवल प्रोटीन? चलिए, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? प्रश्न संख्या 20। तो नोट करिएगा, सभी पोषक तत्व शामिल होने चाहिए यहाँ पर। सी वाला उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक ना। बिल्कुल, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? सभी पोषक तत्व। बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही करिए। ये थोड़ा सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ें। चलिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा संतुलित रहती है? बिल्कुल नहीं, अगर वन अधिक काटे जाएंगे तो वर्षा संतुलित नहीं रहेगी।
मृदा अपरदन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा। जैव विविधता बढ़ती है, ये भी, चलिए ये होगा कि नहीं बताइए। और प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण कम नहीं होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। अब आपको बी और सी में से एक उत्तर बताना है, कौन सा होगा। तो जैव विविधता बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, हमारा उत्तर जो होगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। देखिए अभी तक आप लोग कितने प्रश्न पढ़ चुके, 21 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर आप क्लास अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और डेली जुड़िए हमारे साथ। एक भी दिन आराम मत करिए जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए। ठीक, क्योंकि अगर आज आप आराम करेंगे तो कल परीक्षा निकलेगा कैसे। समझ रहे हैं ना, इस बार यूपी टेट पहली बार में ही पास करना है हमें। ठीक, बिल्कुल। चलिए उम्मीद करते हैं जो लोग हमसे जुड़े हैं, डेली क्लासेज को देख रहे हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। बात अनवीकरणीय की जा रही है। ए ऑप्शन कर रहा है कि पवन ऊर्जा, बी ऑप्शन कर रहा है कि जल ऊर्जा, सी ऑप्शन कर रहा है कि कोयला, और डी ऑप्शन सौर ऊर्जा। फटाक से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो आप सबसे पहले नवीकरणीय स्रोतों को जान जाइए। पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, जल ऊर्जा ये भी है, और सौर ऊर्जा, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हमारे नवीकरणीय हैं। नोट करिए, ठीक ना, ये तीनों के तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो कोयला है, यह हमारा बहुत ही पुरानी पद्धति का ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। आपको ये बताना है, मक्खी, मच्छर, चूहा, कुत्ता। कुत्ता से नहीं, चूहे से नहीं। अब आपको ए या बी में से उत्तर चुनना है। चलिए फटाक से बताइए कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 23 की बात की जा रही है। तो आप सब जानते हैं मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा, बिल्कुल 5 जून को मनाया जाएगा। यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस, नोट करिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्योंकि हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था 25 प्रश्न देखेंगे। देखिए हमारा सिद्धांत यही है, आप पढ़िए उतना जितना आप याद कर सकें। अब देखिए थोड़ा सा टफ होता है ये सब याद करना, इसलिए हम आपको 25 प्रश्न ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सीडीपी और हिंदी की डेली क्लासेज हो रही हैं, 50 से 60 प्रश्न वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, तो तैयार हो जाइए। अब आपके लिए ईवीएस में भी 60 से 70 प्रश्न डेली करा जाएंगे, क्योंकि परीक्षा है नज़दीक और आपको इस बार अच्छा स्कोर करना है। ठीक ना, चलिए बात अगले प्रश्न की। सामुदायिक स्वच्छता का मुख्य लाभ है, क्या लाभ है। रोगों में वृद्धि, प्रदूषण बढ़ना, स्वास्थ्य सुधार, जल संकट। देखिए परीक्षा नज़दीक होने का तात्पर्य यही है ना कि आप तैयारी करते रहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, देख रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन, एकदम एग्जाम डेट नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक पढ़ाई नहीं करेंगे। जब एडमिट कार्ड जारी होगा तब आखिरी दिन में पढ़ लेंगे। भाई साहब ऐसे यूपी टेट आप कभी भी पास नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहली बार दे रहे होंगे तो आपको शायद पता नहीं, लेकिन इससे पहले जो लोग दिए होंगे उनको तो पता होगा ही। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है। इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए सी ऑप्शन सही कर लीजिए। बस आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए। ठीक, बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आज की क्लास में आपके सही हुए। ठीक है ना, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखिए आप लोग।